और इस बीच रूस की मीडिया का यह दावा है कि सोलेदार में पुतिन की फौज को यूक्रेन के कई आधुनिक हथियार मिले। बताया गया कि ये हथियार जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों ने भेजे थे, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। लेकिन रूस की मीडिया के मुताबिक अब जब सोलेदार शहर पर रूसी सेना का कब्जा हो गया तो यूक्रेन के हथियार भी उसके हाथ लग गए। पुतिन की फौज की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके जवान कई तरह के गोले बारूद के साथ दिखाई दिए। उनके बगल में कुछ छोटे मिसाइल लॉन्चर भी नजर आए। दावा किया गया कि ये हथियार यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों से मिले थे, जिनका इस्तेमाल वो रूसी सेना को चोट पहुंचाने के लिए कर रही थी। असल में जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग करता आया है और जेलेंस्की की मांग पर यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने कई तरह के हथियार दिए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक लगातार यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की खेप भेजते आए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर डोनबास के कई हिस्सों में जेलेंस्की के सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों को पीछे खदेड़ने के बाद वैगनर ग्रुप के जवान रूसी सेना के साथ सोलेदार के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जहां से उन्हें कई तरह के हथियार मिल रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और दावा है कि इसमें भारी मात्रा में हथियार और नक्सल साहित्य बरामद हुआ, जिन्हें मुठभेड़ के बाद नक्सली मौके पर छोड़कर भाग गए थे। वेडमपल्ली के जंगलों में पेट्रोलिंग के दौरान नक्सलियों ने पुलिस के दस्ते पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग से डरकर नक्सली भाग गए। दावा है कि मौके से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और दूसरा संदिग्ध सामान मिला। और उधर रेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से 2 हफ्ते की जमानत मिल गई। कुलदीप सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी गई। हालांकि रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सेंगर के वकील ने 2 महीने की जमानत की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए बेल की मंजूरी दी। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी है। और इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नजदीक एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों लोगों ने जान की बाजी लगा दी। कोरोना की वजह से 2 साल बाद वहां पर मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर से भी कई लोग राजधानी ढाका पहुंच गए। ऐसे में ढाका के नजदीक इस धार्मिक कार्यक्रम वाली जगह तक पहुंचने के लिए सभी ट्रेनें खचाखच भर गईं। सैकड़ों लोग ट्रेनों के ऊपर सफर करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में कभी भी वहां बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों ने इस खतरे की परवाह नहीं की। इसी वजह से ढाका के नजदीक सभी रेलवे स्टेशनों का बुरा हाल हो गया। वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ट्रेनों के अलावा ढाका के आसपास की सभी सड़कें भीड़ से भर गईं। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए। आने जाने के लिए जब लोगों को गाड़ियां नहीं मिली तो हजारों लोग पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़े। और इधर प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन के मुद्दे पर बुलाई गई चुनाव आयोग की बैठक में ज्यादातर पार्टियों ने असहमति जताई। आयोग के मुताबिक इस मशीन का इस्तेमाल अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोग कर सकेंगे, ताकि इस नई तकनीक से ज्यादा वोटिंग हो सके। लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने इसे लागू करने से पहले इस पर चर्चा कराने पर जोर दिया। अधिकांश रीजनल पार्टीज ने और नेशनल पार्टीज ने इस RVM का विरोध किया। इस बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो भी नहीं हो पाया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर सभी राजनीतिक दलों से राय देने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी।